प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरे ताल सप्तक के कवि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित जो संस्मरण है, अर्थात जिसे हम संस्मरणात्मक निबंध कह सकते हैं, तो वो पढ़ेंगे आज हम। और उसका जो पाठ सारांश है वो देखेंगे और उस पाठ से संबंधित, उस संस्मरण से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं काले मेघा पानी दे इस नाम से संस्मरणात्मक निबंध को। यदि विद्यार्थियों आपके प्रश्न पत्र में इस पाठ से संबंधित यदि विधा का नाम पूछा जाता है तो आप संस्मरण विधा लिखेंगे, और यदि संस्मरण के साथ में और भी कुछ लिखा हुआ है आगे तो संस्मरणात्मक निबंध इसको कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं इस पाठ में क्या सार निकल कर के आता है। आप सभी के लिए जो कि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आर्ट स्ट्रीम से आप संबंधित हैं, आप अपनी हिंदी विषय की तैयारी को भी उन्हीं विषयों के साथ में कर सकते हैं। और एक कम जो आपके पास समय बचा हुआ है, उस कम बचे हुए समय में आप अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से पाठ के सारांश को और उससे संबंधित जितने भी प्रश्नावली है उसको आप अच्छी तरह से हृदयंगम कर पाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं, शुरू करते हैं यह पाठ। पहले इसका संक्षिप्त जो पाठ परिचय है वो देखते हैं, और जैसे जैसे पाठ बढ़ता है उसी क्रमिक सार को हम देखेंगे और उसके बाद में अंत में प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इस पाठ में दो चीज़ों का द्वंद्व बताया गया है, और वो द्वंद्व है लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान। लोक प्रचलित विश्वास जो है वो किस प्रकार से अपना तर्क देता है और विज्ञान का अपना क्या तर्क है, इन दोनों चीज़ों के द्वंद्व के बारे में यहाँ पर सुंदर चित्रण किया गया है। विद्यार्थियों, विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य होता है। दोनों के बारे में लेखक ने पानी के संदर्भ में ये जो प्रसंग है वो रचा है। यहाँ देखा जाता है कि आषाढ़ का जो प्रथम पखवाड़ा है वो बीत चुका है, और उसके बाद में भी और खेती और बहुकाज के लिए जो काम आने वाली वस्तु है पानी, उसके लिए उसकी उपलब्धता नहीं है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और जो जीवन है वो चुनौतियों का घर बन चुका है। तो इस प्रकार से इन चुनौतियों को निराकरण के लिए जब विज्ञान अपनी सामर्थ्यता प्रस्तुत नहीं कर पाता है, विज्ञान इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता है, तो किस प्रकार से जो उत्सव धर्मी जो भारतीय समाज है वो चुप नहीं बैठता और जुगाड़ में लग जाता है और कुछ प्रपंच रखता है और जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर उपाय खोजने की कोशिश करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ लेखक ने अपने किशोर जीवन का एक बहुत ही रोचक संस्मरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और वो बताते हैं लेखक अपने किशोर जीवन के संस्मरण के अंतर्गत कि जब अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की जो टोली है, जिसे इंद्र सेना या मेढक मंडली कहा गया है, वो गांव के प्रत्येक घर पर द्वार द्वार पानी मांगने के लिए जाती है। और इस चीज़ को देख करके लेखक का जो तर्कशील जो मन है, किशोर मन है, वो भीषण सूखे में इस कार्य को पानी की निर्मम बर्बादी मानता है और निर्मम बर्बादी के रूप में इस कृत्य को वो देखता है। लेखक अपनी जीजी की संतुष्टि करने के लिए, जो कि उम्र में उनकी माँ के समान थी, उनके प्रति लेखक का अपनी जीजी के प्रति जो सद्भाव है उसको बचाए रखने के लिए वह उन समस्त रीति रिवाजों को मानने के लिए तैयार हो जाता है और बचपन में बाध्य बना रहता था उनकी बातों को मानने के लिए। तो विद्यार्थियों, ये था इसका संक्षिप्त जो पाठ परिचय यानी कि संक्षिप्त सारांश। अब देखते हैं विद्यार्थियों किस प्रकार से पाठ आगे बढ़ता है। जो इस पाठ का क्रमिक सार है वो किस प्रकार से है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ किन किन शब्दों का प्रयोग करते हुए लेखक ने अपने किशोर जीवन में घटित उस संस्मरण को आधार बनाया है इस पाठ को लेकर के। देखिए, सबसे पहले विद्यार्थियों, पाठ जब शुरू होता है तो इसमें इंद्र सेना या मेढक मंडली का जो क्रियाकलाप है वो दर्शाया गया है कि अपने किशोर जीवन का संस्मरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए लेखक बताता है कि जब आषाढ़ का पहला पखवाड़ा यानी कि आषाढ़ का महीना जब लगता है तो उसके जो 15 दिन बीत जाते हैं और वो सूखे में निकल जाता है, अर्थात अनावृष्टि की स्थिति होती है,
तो वहाँ 10-12 साल से और 16 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उस गांव के, उस मोहल्ले के, वो नंग धड़ंग स्थिति में और केवल लंगोटधारी होकर के, और एक टोली निकलती है और वो बच्चे इकट्ठे होते हैं और गंगा मैया की जय के साथ में वो जयकारा लगा करके पूरे मोहल्ले में घूमते हैं। और वो लोग उन्हें देख करके मेढक मंडली या इंद्र सेना कहता है। ये किशोर विद्यार्थियों, लेखक ने जैसा बताया कि उछलते कूदते घर घर जाकर के टेर लगाते हैं। टेर लगाना यानी पुकारना, और पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, इस प्रकार का वार्तालाप वो करते हैं। और इस वार्तालाप को सुनकर, इस टेर को सुनकर, जो उस मोहल्ले की, जो उस गली की जो औरतें हैं, वो बड़े सावधानी से बचाए हुए पानी को और बाल्टी और घड़े में सहज करके रखा हुआ जो पानी है वो उन छतों पर चढ़ करके उन बच्चों के ऊपर डालने का काम करती हैं। और बच्चे इस पानी में नहाते हैं, कूदते हैं, मिट्टी में लौटते हैं और कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और वो जो टोली है इंद्र सेना यानी कि मेढक मंडली की, वो आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, किशोर जीवन में जो पानी की निर्मम बर्बादी है, वहाँ लोक प्रचलित जो विश्वास है उसका अपना तर्क है, और यहाँ विज्ञान जो है इसको पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। विद्यार्थियों, यहाँ से आगे चल के जो पाठ जिस मोड़ पर आता है, जिसमें वर्णन किया गया है कि ऐसी स्थिति में जब आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है तो शहरों से बदतर जो स्थिति है विद्यार्थियों गांवों की है। शहरों में ऐसी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन गाँव में जो जीवन है उसकी जो बदतर स्थिति है उसका वर्णन लेखक के द्वारा वहाँ पर किया गया है। और शहरों की तुलना में बताया गया है कि गाँवों की स्थिति बदतर थी। जहाँ जिस समय जुताई होनी चाहिए थी वहाँ खेतों की मिट्टी है वो सूख करके पत्थर बन जाती है और उसमें पपड़ी पड़ के और जो ज़मीन है वो फटने लगती है। वहाँ गाँव में लू ऐसी चलती है मानो कोई व्यक्ति है वो आधे रास्ते पर चल के लू खा करके गिर पड़े। वहाँ ढोर डंगर जो कि पशुपालन से संबंधित जो व्यवसाय है, वहाँ जो पशु हैं वो प्यास के मारे मरने लगते हैं। बारिश का कहीं नाम निशान दिखाई नहीं देता है। पूजा पाठ, कथा विधान सब करके जब लोग हार जाते हैं और बरसात नहीं हो पाती है तो यह अंतिम उपाय के रूप में यह उस गांव में प्रचलित, उस मोहल्ले में प्रचलित जो इंद्र सेना है वो अपना जो कार्य है वो शुरू करती है। ये अंतिम उपाय था उन ग्रामवासियों का, जो कि लोक प्रचलित भावना के आधार पर जुड़ा हुआ था। तो जब सब आयोजन फेल हो जाते हैं, किसी भी प्रकार से बरसात नहीं आती है, तो यह लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार, वहाँ लोक प्रचलित जो विश्वास है उसके अनुसार अंत में, सबसे अंत में जो इंद्र सेना यानी कि मेढक मंडली के रूप में जो टोली निकलती है और घर घर जा कर के वो क्या मांगती है, पानी मांगती है। यहाँ विद्यार्थियों आगे चल के लेखक का मत और जी का मत जो है उसकी तुलना की गई है कि लेखक का मत इस स्थिति को देखकर क्या रहता है, उसमें बताया गया है। लेखक मानता है, लेखक का जो मन है वो किशोर मन तर्कयुक्त है और वो कहता है कि जब वो सोचता है अपने मन में कि जब इतनी बर्बादी पानी की हो रही है और ऐसी स्थिति में जब पानी का अभाव है तो इंद्र सेना या मेढक मंडली पर जब इतना पानी बहाया जाता है तो ऐसा क्यों किया जाता है। जब पानी का अभाव है ऐसी स्थिति में जो इंद्र सेना या मेढक मंडली पर जो पानी उड़ेला जाता है तो ऐसा क्यों पानी को बेकार किया जाता है। लेखक इस पूरे के पूरे कृत्य को क्या मानता है, अंधविश्वास मानता है। अंधविश्वास की श्रेणी में इस कार्य को वो लाता है। लेखक कहता है कि ऐसी अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। लेखक ने अंग्रेजों से पिछड़ने और उनके गुलाम बनने का जो कारण बताया है वो अंधविश्वासों के कारण विद्यार्थियों बताया है। यदि यह मेढक मंडली जो है, ये जो इंद्र जो सेना है वो इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग सकते। ऐसा तर्क उस किशोर मन वाले, उस किशोर जीवन वाले उस लेखक का है कि जब खुद के लिए पानी इंद्र महाराज इनके कहने से पानी दे सकते हैं, ये पानी दिलवा सकते हैं इंद्र से, तो ये अपने लिए खुद क्यों नहीं पानी मांग लेते उनसे। विद्यार्थियों जो पाठ आगे बढ़ता है तो लेखक की स्थिति, उसके जो प्राप्त संस्कार थे, उसके जो संस्कार उसको मिले थे उसके बचपन में, उनका जिक्र यहाँ पर लेखक के द्वारा किया गया है कि उसको किस प्रकार से जो संस्कार प्राप्त थे। तो
उस समय बताया गया लेखक के द्वारा कि लेखक भी स्वयं इसी मेढक मंडली का हम उम्र था, यानी कि उन्हीं की उम्र का था, यानी कि 10 से 12 वर्ष के, 16 से 18 वर्ष के, इन्हीं आयु के बीच की उसकी भी आयु थी। लेकिन बचपन में उसको आर्य समाजी संस्कार मिले थे और उस समय आर्य समाजी संस्कार के अंतर्गत कुमार सुधार सभा चल रही थी, उसका उसे उपमंत्री बना दिया गया था। अब इस कुमार सुधार सभा के उपमंत्री बनने के कारण उनमें विशेष जोश था और अंधविश्वासों के खिलाफ वो तर्कस में तीर मानो तैयार रखता था, अर्थात उन अंधविश्वासों से लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार जैसा दिखाई पड़ता था। यहाँ पर विरोध करने हेतु हमेशा वो तत्पर रहता था, इन अंधविश्वासों का विरोध करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। यहाँ विद्यार्थियों आगे चल के इस पाठ में बताया गया है कि जीजी का जो प्यार है, जो दुलार है, उसका जो ममत्व है और उसका जो लोक विश्वास है वो किस प्रकार से है, वो जीजी का जो चरित्र चित्रण है वो इस प्रकार से यहाँ पर किया गया है लेखक के द्वारा। विद्यार्थियों बचपन में जीजी से उसे सर्वाधिक लेखक को प्यार मिला था। यूँ तो देखने में तो वो रिश्ते में लेखक की कोई नहीं थी, लेकिन उम्र में उनकी माँ से बड़ी थी। लड़के बहू उसको सब छोड़कर जीजी के प्राण उसी लेखक में बसते थे, अर्थात उसे बहुत प्रेम वो करती थी लेखक से। लेखक की कुमार सुधार सभा इन रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों में अंधविश्वास रखती थी। जीजी सभी पूजा प्रतिष्ठानों की खान थी, अर्थात वो इन सभी पूजा पाठ ये जो कार्य थे उन सबों को वो करना चाहती थी। जीजी का कोई भी कार्य विधान ऐसा नहीं था, पूजा विधान नहीं था, अनुष्ठान नहीं था जो लेखक के बिना संपन्न हो जाए, अर्थात प्रत्येक कार्य अनुष्ठान में, पूजा अनुष्ठान में वो किसको बीच में लेती थी, बिना उसके लेखक के वो कोई भी कार्य विधान, उसका पूजा विधान संपन्न नहीं होता था। ऐसा ममत्व था, ऐसा प्रेम था उस लेखक के प्रति उसकी जीजी का। दीपावली हो या जन्माष्टमी हो, हर छठ यहाँ पर बताया गया है, आदि जो पर्व हों, जीजी क्या करती थी, लेखक के हाथों से ही पूरी पूजा विधान की तैयारी करवाती थी। उसका एक लक्ष्य था जीजी का कि पूरा के पूरा जो पुण्य है ऐसे कर्मों से, पूजा विधान से वो लेखक को मिले। ऐसी उसकी आत्मीयता उस जीजी की लेखक के प्रति विद्यार्थियों यहाँ पर बताई गई है। देखिए, जब लेखक निर्मम बर्बादी मानता है उस उड़ेले हुए पानी की तो उस संबंध में जीजी का अपना क्या तर्क है। उस लेखक के तर्क को और जीजी के तर्क को, यहाँ पर दोनों तर्कों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। पाठ में आगे चलते हैं। लेखक ने जीजी से साफ मना कर दिया था कि वह बाल्टी भर भर कर पानी फेंकने को बर्बाद नहीं करेगा। लेखक से जब जीजी ने कहा कि इंद्र सेना हमारे दरवाजे पर आई है, आप यहाँ पर इन बच्चों पर, इस इंद्र सेना पर यानी कि मेढक मंडली पर इस प्रकार से पानी उड़ेलिए, तो इस प्रकार से वो मना कर देता है लेखक, क्योंकि उसका तर्क था कि इस प्रकार से जब पानी का अभाव पहले से ही है तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से पानी की बर्बादी को और नहीं बढ़ा सकते। तो जीजी पानी अपना बाल्टी भर करके पानी लाई तो लेखक मुंह फुला करके बैठ गया, अर्थात वो जीजी से गुस्सा हो गया कि उसकी कहन वो नहीं मान रहा है। शाम को लड्डू मठरी खिला करके दिए, उन्होंने ला करके दिए उसकी जीजी ने कि तू क्यों रुष्ट होता है, चलो लड्डू और मठरी खा। इस प्रकार से उसको प्रसन्न वो हमेशा देखना चाहती हैं। पता तो चल गया था कि लेखक इस पानी को निर्मम बर्बादी मानता है, लेकिन उसे प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि प्राण उस जीजी के, उस लेखक में बसते थे। पहले तो लेखक पर जो जीजी है उसकी वो तमतमाई है, फिर उसे गोद में प्यार करने लगी है लेकर के और बोली, देख भैया रूठ मत, ये अंधविश्वास नहीं है, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, ये पानी का अर्घ्य है। अर्घ्य विद्यार्थियों कहा गया है यहाँ पर पानी अर्पित करना किसी देव के लिए, देव आदि के लिए जो हम पानी का दूध देते हैं अर्घ्य, उसको कहते हैं। यानी पानी का अर्पण करना, पानी का दान देना, पानी को चढ़ाना। जैसे सूर्य उदय के समय आप बहुत से विद्यार्थी अर्घ्य देते हैं सूर्य को पानी का, तो पानी अर्पित करते हैं तो उसको अर्घ्य कहते हैं। इस प्रकार से है। तो यहाँ वो बताया है उसने कि ये इस प्रकार से कोई अंधविश्वास नहीं है और ये उनके लिए अर्घ्य है।
वो बताती है जीजी कि हम जब इनको पानी हम ही नहीं देंगे इन देवों को, तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। तू इन्हें पानी की बर्बादी समझता है, ये पानी का अर्घ है। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, यानी कि दान को सबसे ऊंचा बताया गया है। विद्यार्थियों, पाठ का एक महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है आगे का जो क्रम है, तो उसमें बताया गया है कि जीजी के द्वारा, जो कि निरक्षर के समान थी, लेकिन उनका जो लोक प्रचलित जो विश्वास है, एक तरह से जिसे लेखक अंधविश्वास मानता है, और वहाँ पर जीजी के द्वारा बहुत ही अच्छी व्याख्या दान की प्रस्तुत की गई है। विद्यार्थियों, ये आ सकता है आपकी परीक्षा में प्रश्न बन करके कि लेखक की जीजी ने जो दान की महिमा प्रस्तुत की है, दान क्या है उसके बारे में आप लिखिए। तो आप इस प्रकार से उनके द्वारा, जीजी के द्वारा जो दान की महिमा का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया गया है वो इस प्रकार से है। यहाँ लेखक को प्रेम से जब वो रूठा हुआ देखती है जीजी, तो उसके मुंह में मठरी डालती हुई वो जीजी कहती है और दान की महिमा का वर्णन यहाँ पर करती है। वो कहती है, वो अच्छी तरह से उसको समझाती है कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। यानी कि दो चीजें समान हैं, एक तो है त्याग और एक है दान। तो यहाँ अच्छी तरह से जीजी के द्वारा समझाया गया है कि यदि त्याग नहीं है, यदि आपके पास त्याग करने की क्षमता नहीं है, तो आपका दान देना व्यर्थ है। यानी कि आपका दान तभी माना जाएगा जब आपके अंदर त्याग की भावना हो। तो अगर तेरे पास, वो बताती है उदाहरण देके कि अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपए हैं और उनमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो ये क्या त्याग हुआ? अर्थात ये त्याग नहीं हुआ। यानी कि बहुत में से बहुत कम देना, ये कोई त्याग की श्रेणी में नहीं आता है। अब वो तर्क देती है कि त्याग क्या है, दान क्या है, उसके बारे में वो आगे वर्णन करती है कि त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास है, तेरे पास भी कम है और जिसकी तुझे भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रख करके और दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे, तो वह होता है त्याग। और दान तो वह होता है उसी का फल मिलता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर दान के बारे में जीजी के द्वारा जो वर्णन प्रस्तुत किया गया है, तर्क प्रस्तुत किया गया है, वो त्याग से मिलता है और बिना त्याग के दान नहीं हो सकता। और वो बताते हैं कि यदि आपके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे रुपए पैसे हैं, उनमें से थोड़ा सा अंश यदि हम देते हैं तो वो त्याग की श्रेणी में नहीं आता। वो करना क्या चाहिए, सही दान क्या है? जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और उस चीज़ को कोई दूसरा मांगता है और उससे हमारे पास जो उपस्थित वस्तु है या रुपए पैसे हैं, उससे दूसरे का यदि कल्याण होता है और हमारी आवश्यकता को हम पीछे रख करके हम दान करते हैं, उस चीज़ का त्याग करते हैं, तो वही दान की श्रेणी में आता है और उसी का जो फल है वो हमें मिलता है। विद्यार्थियों, यहाँ दान की महिमा इस प्रकार से प्रस्तुत की गई है। आपको विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना है कि इन पाठों में से, इस पाठ में से यदि कोई व्याख्या बनती है तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्या इस दान और त्याग की महिमा वाले इस शीर्षक की, इस अंश की जो व्याख्या है वो आ सकती है कि दान के बारे में, त्याग के बारे में जो वर्णन उस लेखक की जीजी के द्वारा किया गया है वो बहुत ही अच्छी व्याख्या के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। यहाँ विद्यार्थियों आगे जो लेखक की जो जीजी है उसने पानी उड़ेलने को फसल की बुवाई से तुलना की गई है कि जिस प्रकार से हम पानी को उड़ेलते हैं और पानी बाद में जब हम किसी को देते हैं तो उसके 8 गुना 4 गुना जो देव है हमको लौटाते हैं। जिस प्रकार से यह बताया गया है कि स्वयं को अनपढ़, वो बताती है कि मैं तो भाई अनपढ़ हूँ, लेकिन वो कहती है कि अगर 30-40 मन गेहूं प्राप्त करने के लिए, यदि हमें 30-40 मन, यानी कि एक मन में 40 किलो होते हैं, तो यदि हमें 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान क्या करता है, 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास लेकर, अपने पास से पहले लेता है, यानी कि कुछ को प्राप्त करने के लिए पहले लेगा वो, और जमीन में क्यारियां बना करके और उनमें फेंक देता है। इसे क्या कहते हैं, और बताती है जीजी के बेटा इसको कहते हैं बुवाई। यानी कि 40-50 मन गेहूं प्राप्त करने के लिए किसान अपने पास से पहले त्याग करने के रूप में और 5-6 किलो गेहूं अपने पास से वो जो क्यारियों के रूप में बोता है, तो इसे क्या कहते हैं, बुवाई कहते हैं। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल भी आएगी।
तो जिस प्रकार से किसान का कार्य है फसल उगाने का, कम गेहूं से ज़्यादा फसल उत्पन्न करना, उसी प्रकार से वो बताती है, वो तुलना करती है, तर्क देती है कि जब हम थोड़ा सा जो पानी है वो गलियों में इस प्रकार से बहाएंगे, इस इंदर सेना पर, इस मेढक मंडली पर, तो ये जो पानी है वो बादल बन करके बरसात के रूप में ये जो बादलों की फसल है वो हमारे सामने आएगी। और ये आगे वो बताती है कि ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे, यानी कि पहले कुछ प्राप्त करने से पहले देना बहुत आवश्यक है। यहाँ आगे विद्यार्थियों एक वर्णन किया गया है कि यथा राजा तथा प्रजा, जब जैसा व्यवहार राजा करेगा वैसा ही यदि प्रजा करती है तो दोनों का उसमें भला होता है। तो जैसा हम देखते हैं राजा से जो प्रजा प्राप्त करती है और प्रजा भी उसी प्रकार का जब आचरण करती है तो राजा को संतुष्टि मिलती है। विद्यार्थियों यहाँ पर जीजी के द्वारा महात्मा गांधी की भी चर्चा की गई है। पृष्ठ के रूप में आ जाए कि किस राजनेता की चर्चा जीजी के द्वारा की गई है इस पाठ के अंतर्गत, उस लेखक की जीजी के द्वारा, तो यहाँ कहेंगे विद्यार्थियों महात्मा गांधी की जो चर्चा है वो की गई है। आगे इसमें बताया गया है कि जीजी का जो एक लड़का था वो राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी से मार खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज को अक्सर उनकी बातें करने लगती थी। तो यहाँ जिस राजनेता का नाम आया वो गांधी जी है। यहाँ पर विद्यार्थियों जो पाठ का जो अंत होता है वो बड़ा ही विचारोत्तेजक होता है, यानी कि विचार की भावना यहाँ पर पैदा होती है और एक समस्या के रूप में भी पाठ को रखा गया है शीर्षक के रूप में, जो कि पाठ का विद्यार्थियों चरमोत्कर्ष कहा जा सकता है। जो इस आधुनिक युग की, आधुनिक समाज की, आधुनिक भारतीय समाज की जो समस्या है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और पाठ के अंत में लेखक टिप्पणी करते हुए कहता है कि इस घटना को 50 से अधिक वर्ष हो गए हैं, यानी कि आज़ादी को हुए 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इससे मन में ये प्रश्न उठता है कि हम देश के लिए कितना त्याग करते हैं। बहुत से बलिदानियों ने हमें आज़ादी दिलाने में बहुत ही परिश्रम किया है, लेकिन हम देश के लिए उसके 50 वर्षों के बाद में भी क्या अपना कुछ दे पाते हैं देश के लिए। और ये कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जो भ्रष्टाचार तरीके की वो पनप गई हैं भारतवर्ष में। तो भ्रष्टाचार मिटाने की हम बातें करते हैं, परंतु अपना स्वार्थ ही आज एकमात्र लक्ष्य बन गया है। केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही हम कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। यहाँ बताया गया है कि काले मेघा झमाझम बरसते हैं, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे तरस कर रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह दशा। इस दशा को बदलने के लिए जो भ्रष्टाचार का जो बीजारोपण यहाँ पर हो गया है और यहाँ पर स्वार्थपरता जो हावी हो गई है भारतीय समाज में, उसके प्रति जो तर्कशील जो दृष्टिकोण है वो लेखक के माध्यम से पाठ के अंतिम रूप में, अंतिम भाग में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भ्रष्टाचार की समस्या के प्रति और स्वार्थपरता के प्रति कि हम देश के लिए क्या दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार की समस्या यहाँ पर पैदा हो गई हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों ये इस प्रकार से पाठ का जो अंत है वो इस प्रकार से सारांश के इस प्रमुख अंश के द्वारा होता है। विद्यार्थियों ये था पाठ का सारांश। अब कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिनके अर्थ आपको समझना आवश्यक है, तो उनको भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों इसमें आया है उस बच्चे जो इंदर सेना निकलती थी तो वो साथ साथ गीत गाते थे कि वो पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। तो यहाँ विद्यार्थियों गुड़धानी शब्द आया है। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रवेश के जो विद्यार्थी हैं वो तो आराम से जानते हैं गुड़धानी क्या होता है, उसका आनंद भी वो लेते हैं, लेकिन सभी के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। यदि लिखने में आए तो गुड़धानी का तात्पर्य लिखेंगे आप, गुड़ और चने इनसे बना हुआ एक प्रकार का लड्डू, उसको गुड़धानी कहते हैं। गुड़धानी यानी कि गुड़ और चना से मिश्रित जो एक प्रकार का लड्डू होता है उसको गुड़धानी कहते हैं। विद्यार्थियों आया गया है टेरते, वो टेर लगाते यानी कि पुकारते। 10 तपा विद्यार्थियों तपते हुए 10 दिन यहाँ पर बताए गए जिनमें सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। और जेठ के महीने में मृगशिरा नक्षत्र जो आता है उसके अंतिम 10 दिन होते हैं जिनके खूब तपने पर आगे चल करके अच्छी बरसात की क्या होती है, आशा की जा सकती है। विद्यार्थी यह है 10 तपा, यानी कि जेठ के महीने के जो तपते हुए 10 दिन हैं जिसमें सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती है और वो गर्मी अंदेशा होती है कि अब क्या होगा, ऐसी आशा की जाती है कि अब बारिश अच्छी होगी। यहाँ पर विद्यार्थियों सतिया
अर्थात जो कार्यक्रम जो पूजा विधान किया करती थी जीजी, तो जो संपूर्ण कार्य थे वो उसका पुण्य लेखक को मिले, ऐसा करने के लिए वो सतिया लगाने का काम वो स्वयं लेखक ही करता था। तो यहाँ सतिया कहा गया विद्यार्थियों स्वस्तिक का चिन्ह। यहाँ आप देखिए स्वस्तिक का चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं। अब ये जो ऊपर वाली जो रेखा है इसमें हम दाहिने हाथ की तरफ लेंगे, अब इसके विपरीत लेंगे। अब इसके इधर आ रहा है तो इसको नीचे लेंगे और इधर लेंगे। ये विद्यार्थियों सही स्वस्तिक है। तो यहाँ स्वस्तिक लगाने का जो कार्य है वो देखिए लिखते भी ऐसे इसको स्वस्तिक चिन्ह। तो यहाँ पर विद्यार्थियों कहा गया है सतिया स्वस्तिक चिन्ह को कहा गया है। एक शब्द आया विद्यार्थियों अर्घ, जिसे जल चढ़ाना कहते हैं। एक आया है अरवा चावल, ऐसा चावल जिसे धान को बिना उबाले निकाला गया हो। भूजा भुने हुए अन्न को कहते हैं। हर छठ कहा गया विद्यार्थियों, यहाँ पर एक पर्व का त्योहार का नाम आया है। वो जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व मनाए जाने वाला पर्व है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये प्रचलित पर्व है हर छठ, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बनारस है, जौनपुर है, गोरखपुर है, देवरिया, ये आदि जिले आते हैं। विद्यार्थियों एक मुहावरा भी इसमें आया है किला पस्त होना, यानी कि वो जीजी के तर्कों से वो उसका किला पस्त हो जाता था लेखक का, यानी कि वो मानने के लिए बाध्य हो जाता था। वो अपने तर्कों से जीजी उसको हरा देती थी। तो विद्यार्थियों किला पस्त होना मुहावरे का अर्थ है हार जाना। यहाँ विद्यार्थियों प्रमुख जो समस्या है वो भी इस प्रकार से कही गई है कि पर्यावरण से छेड़छाड़ की गई है मानव के द्वारा, और उसके कारण प्रकृति चक्र में बदलाव आ गया है। मौसम का पूर्वानुमान लगाना असंभव हो गया है और मौसम में असंतुलन पैदा हो गया है। विद्यार्थियों ये था पाठ का सारांश और शब्दार्थ। अब देखते हैं विद्यार्थियों कुछ प्रश्न हैं जिन पर चर्चा करना अति आवश्यक है। देखिए पहले प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि लोगों द्वारा लड़कों की टोली को मेंढक मंडली क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर दिखाई देता है, हम देखते हैं पाठ में कि लोग जो हैं वो लोगों से उन बच्चों का जो नंग धड़ंग होकर के कीचड़ में लथपथ होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें उन अंधविश्वास और ढोंग से, उनके अंधविश्वास करने से ढोंग से वे लोग जो चिढ़ते थे। लड़के लोक विश्वास के आधार पर इंद्रदेव के दूत बनकर सबके लिए पानी मांगते थे ताकि इंद्रदेव उन्हें अच्छी वर्षा का दान कर सके। तो विद्यार्थियों उनसे चिढ़ होने के कारण उनको वो अच्छे नहीं लगते थे, अंधविश्वास दिखाई देता था उन बच्चों में और ढोंग वो करते हुए देखते थे। ऐसी चिढ़ने के कारण भी वो लोगों की, उन लड़कों की जो टोली है इंद्र सेना जो है उसको मेंढक मंडली वो कहा करते थे। विद्यार्थियों दूसरा अगला प्रश्न बनता है कि जीजी द्वारा इंद्र सेना पर पानी फेंकने को सही ठहराने का आधार क्या है। वो सही प्रकार से उनको क्यों ठहराती है, वो सही क्यों ठहराती है, उस पर पानी फेंकने वाली जब बात आती है तो जीजी देवता से, वो जीजी का कथन का, उनका तर्क था जीजी का कि हम देवता से कुछ मांगने से पहले उसको देव को कुछ चढ़ाना पड़ता है। किसान द्वारा जो बुवाई की जाती है उसका विवरण वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद में हम जब कुछ जल अर्घ के रूप में उनको देते हैं और वहाँ से हमको फसल की जो प्राप्ति होती है उसका वर्णन उसके द्वारा किया गया है। पहले कुछ त्याग करो, फिर उसका फल पाने की इच्छा करो, आशा करो, ऐसा इन तर्कों के माध्यम से और सही ठहराया गया है उस पानी फेंकने को जीजी के द्वारा। विद्यार्थियों यहाँ पर पानी दे गुड़धानी दे, इसमें पानी देने के साथ मेघों से गुड़धानी मांगने का क्या औचित्य है, यानी कि पानी तो वो मांग रहे हैं साथ साथ गुड़धानी भी मांग रहे हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर गुड़धानी का मतलब होता है अनाज की प्राप्ति से। जब पानी खूब बरसेगा तो क्या है अनाज भी उपलब्ध होगा फसलों के रूप में, तो यहाँ फसलों की जो सुलभता है वो होगी। तो यहाँ पर पानी की आपूर्ति और अनाज की उपलब्धता के कारण यहाँ पर पानी दे गुड़धानी दे यहाँ पर कहा गया है। यहाँ आगे विद्यार्थियों को कहा गया है कि गगरी फूटी बैल प्यासा, ये जो खेल गीत इसमें दिया गया है बैलों के प्यासा रहने की बात मुखरित होने का क्या कारण है, बैल प्यासे क्यों हो रहे हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर कहा गया है कि वर्षा जब नहीं होती है तो घरों में जो बर्तन सूख करके फूट गए हैं, गगरी फूटी यानी कि वो कड़े हुए हैं बर्तन रखे रखे, उनमें पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही, इसलिए वो सूख करके फूट गए हैं और खेती भी उनकी सूखी जा रही है। यहाँ पर विद्यार्थियों जो बैल है उसको कृषि की रीढ़ बताया गया है
और खेती के नष्ट होने का खतरा अब है। जब बैल नहीं रहेंगे तो खेती को किस माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों बैलों के मरने का, बैलों के प्यासे रहने का, गगरी फूटी बैल प्यासा दोनों चीज़ों की स्थितियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों एक प्रश्न आया है कि इंद्र सेना द्वारा गंगा मैया की जय बोलने का कारण क्या है। तो विद्यार्थियों आप जानते हो कि गंगा जो है भारत की पूज्य और पवित्र नदी है। ये गंगा के जल सिंचन से ही देश में क्या है अन्न उत्पादन होता है। गंगा हमारी सांस्कृतिक आस्था है। गंगा का हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन में विशेष महत्व है। विद्यार्थियों एक बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर आया है, वो ये है कि रिश्तों में भावना शक्ति जब होती है और जब भावना शक्ति जब बढ़ जाती है तो हमारी बुद्धि भी बहुत कमजोर, बुद्धि की जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। लेखक की भावना का जीजी के संदर्भ में क्या औचित्य है। विद्यार्थियों किस प्रकार से उस लेखक की भावनाएं उस जीजी के संदर्भ में है, इससे कि उस लेखक की जो बुद्धि है, बुद्धि की जो क्षमता है, बुद्धि की जो शक्ति है वो घट जाती है, ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए लेखक का जीजी के साथ क्या था, भावात्मक संबंध था। इस कारण उसके सामने उसका विश्वास दब जाता और जीजी के तर्कों के सामने लेखक दबा हुआ महसूस करता था और उसकी जो बुद्धि थी, वो बुद्धि की जो शक्ति थी वो उस के भावनात्मक संबंध के कारण वो कमजोर दिखाई पड़ती थी। जिनका व्यक्ति विरोध करना चाहता है वह दोष उन सारे कर्मों को करने में, उन दोष वाले सभी कर्मों को करने में मन से वो लग जाता है। पूजा अनुष्ठान आदि सब कुछ वो करता है। उस भावात्मक अभिव्यक्ति के कारण, भावनात्मक प्रेम होने के कारण व्यक्ति मन ही मन दबता हुआ महसूस करता है और वो अपनी भावनाओं को सही तरीके से तर्कों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति हो जाया करती है भावनात्मक अभिव्यक्ति के कारण। प्रश्न पूछा गया है कि क्या इंद्र सेना वर्तमान युग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि इंद्र सेना में विद्यार्थियों, मेढक मंडली में विद्यार्थियों संगठन शक्ति दिखाई देती है और यहाँ पर युवाओं में त्याग की भावना भी यहाँ पर जागृत होती हुई दिखाई देती है। जो आज का जो युवा वर्ग है वो संगठित होकर समाज में देश का हित कर सकता है। तो इस प्रकार से ये अच्छा संगठन के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। विद्यार्थी यहाँ पर बताया गया अपने अगले प्रश्न के रूप में कि तकनीकी विकास के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आषाढ़ का चढ़ना उल्लास से भर देता है, क्यों। विद्यार्थियों भारत कृषि प्रधान देश है और ये जो कृषि है भारत की वो मौसमी वर्षा पर ही निर्भर है। आषाढ़ आते ही वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। किसानों को भरपूर जो वर्षा है उसकी आस रहती है और आषाढ़ के प्रारंभ होते ही किसान उल्लास या प्रसन्नता से भर जाता है। विद्यार्थियों यहाँ पर पूछा गया है कि बादल राग जो कविता है जो निराला जी के द्वारा रचित है उस पर बादलों की उसमें क्या भूमिका है। विद्यार्थियों आपकी जो यही आरोह भाग 2 नाम की जो पाठ्यपुस्तक है इसी में एक कविता बादल राग दी हुई है। उसमें बादलों को विद्यार्थियों क्रांति का प्रतीक बताया गया है। बादलों को शोषित, पीड़ित, कृषक और श्रमिक वर्ग के हितकारी बताया गया है। नवजीवन का संचार करने वाला वहाँ पर बताया गया है। विद्यार्थियों एक प्रश्न में पूछा गया है कि वर्तमान में पानी का संकट, पर्यावरण संबंधी अन्य संकट कौन कौन से आदमी को घिरे हुए, तो यहाँ पर बताया गया है वर्तमान में पानी का विकट संकट है। वायु की स्वच्छता यानी कि वायु प्रदूषण भी है, वायु की स्वच्छता पर संकट छाया हुआ है। विभिन्न यंत्रों से जो कटु ध्वनि है उससे उत्पन्न यानी कि जो संकट उत्पन्न हुआ है वो यहाँ पर संकट है। यंत्रों के माध्यम से जो कर्णकटु यानी कि जो ध्वनि होती है, नदियों को और पेयजलों की जो स्रोत है वो गंदगी से अटे पड़े हैं। तो यहाँ पर गंदगी का संकट भी यहाँ पर जल प्रदूषण से भी, ध्वनि प्रदूषण से भी, वायु प्रदूषण से भी, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां हैं व्यक्ति के लिए हितकर नहीं है। यहाँ विद्यार्थियों इसका जो संस्मरणात्मक निबंध है काले मेघा पानी दे, इसका जो प्रतिपाद्य यदि आपसे पूछा जाए कि इसका भाव क्या है, भावसार क्या है, तो आप लिखेंगे कि विज्ञान तर्क की कसौटी पर खरी उतरने वाली बात को ही सत्य मानता है। विज्ञान तो क्या मानता है विद्यार्थी, यहाँ पर 2 का द्वंद्व बताया गया है कि एक तो है लोक प्रचलित विश्वास और दूसरा है विज्ञान का द्वंद्व। तो विज्ञान तो विद्यार्थी क्या मानता है कि जो तर्क की कसौटी है उस पर जो बातें खरी उतरती हैं उनको ही सत्य मानता है, जबकि विश्वास भावना के आधार पर होनी अनहोनी सबको सत्य मान लेता है। अर्थात विज्ञान तर्क पर आधारित है जबकि विश्वास जो है केवल भावनाओं पर आधारित होता है।
भारतीय समाज में अंधविश्वास है, ये होते हुए उनमें समाज कल्याण की जो भावना है वो सांस्कृतिक चेतना संस्कारों से वो पल्लवित होती हुई दिखाई देती है। विद्यार्थियों, आगे प्रश्न पूछा गया है कि समय पर वर्षा न होने पर गांव वासियों द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते थे। ये इंदर सेना तो विद्यार्थियों सबसे अंतिम जो उपाय है उसके रूप में निकलती है। इससे पहले और क्या क्या कार्य गांव वालों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा किए जाते थे। तो यहाँ विद्यार्थियों, जब बरसात नहीं हो पा रही है, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, तो यहाँ सामूहिक पूजा पाठ किए जाते, कथा कीर्तन किए जाते, रात्रि जागरण किया जाता। और जब इन सभी कृत्यों के करने के कारण भी और जब बरसात नहीं होती थी तो वहाँ इंद्र देवता से जल वर्षण करने की प्रार्थना की जाती और बाद में निकलती उन बच्चों की टोली जो कि इंद्र सेना या मेढक मंडली कहलाती थी। विद्यार्थियों, एक यहाँ पर उक्ति आई है कि यथा राजा तथा प्रजा। इस कथन का क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों, इसका अर्थ है कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। राजा दानी होगा, त्यागी होगा और परोपकारी होगा तो प्रजा भी कैसी होगी, उसी के अनुसार आचरण करेगी। यदि राजा में त्याग की भावना होगी, दान करने की भावना होगी, परोपकार की भावना होगी तो प्रजा भी उसी प्रकार का आचरण करेगी। परंतु प्रजा के आचरण का प्रभाव राजा पर भी पड़ता है। जैसा आचरण प्रजा करती है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है विद्यार्थियों? राजा के आचरण पर भी पड़ता है। जनता त्याग भावना का आचरण करती है। जब जनता त्याग करती है तो राजा भी त्याग करने के लिए उत्सुक होते हैं। अर्थात जिस प्रकार से यहाँ इंद्र सेना के द्वारा इंद्र सेना के ऊपर पानी उड़ेला जा रहा है तो वहाँ इंद्र देवता के द्वारा भी पानी उड़ेला जाएगा, अर्थात बारिश होगी। ऐसा यहाँ पर लोक प्रचलित विश्वास के माध्यम से यहाँ पर जो उक्ति आई है यथा राजा तथा प्रजा, उसका वर्णन इस प्रकार से है। विद्यार्थियों, जीजी के अनुसार आम भारत के लोगों का आचरण कैसा है, इसके बारे में जो अंतिम जो पाठ का चरमोत्कर्ष है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर स्वार्थपरता फैल गई है और स्वार्थपरता के कारण हम जो लोग हैं वो दूसरों की कठिनाइयों और चिंताओं की कोई कदर नहीं करते हैं। परोपकार को हम भूल जाते हैं, भ्रष्टाचार में हम फंसे हुए हैं, समाज के प्रति कर्तव्यों का हमारे पास कोई ध्यान नहीं है, अपने अधिकारों की हम बात करते रहते हैं, देश प्रेम कोरे उपदेश का विषय बन गया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ एक प्रश्न और रहता है कि जो लेखक की जो जीजी है उसका जो चरित्र चित्रण है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो 3-4 बिंदुओं में ये लिख सकते हैं कि वो वात्सल्य से पूरित थी, अर्थात स्नेहशील महिला थी, आस्थावान महिला थी, उसमें धार्मिक जो भावनाएं जो कूट कर भरी हुई थी और इसके साथ साथ वो तर्कशील भी थी। विद्यार्थियों, आपने देखा है इसमें कि वो अनपढ़ होने के साथ साथ उनके जो तर्क थे वो एकाट्य थे। तो किस प्रकार से वो पराजित कर देती थी उस किशोर मन को, उस किशोर बालक को, लेखक को। तो उनका जो तर्कशील होना है उनके चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखित संस्मरणात्मक निबंध काले मेघा पानी दे। यहाँ हमने पाठ के सार के बाद में और प्रश्नों पर भी चर्चा की। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला को आप आगे बढ़ाते रहिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।